हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय माही में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी पुलिस अथवा दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हमने प्रीवियस ईयर के यूपी पुलिस के 15 क्वेश्चनों को ट्रिक से सोल्व किया है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, इसलिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, वही धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। तो आपको ट्रिक देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, ताकि वीडियो में ट्रिक आपको सही से समझ आए। तो हमारी जो ट्रिक होगी इसके लिए क्या होगी, इसके लिए जो ट्रिक यूज करते हैं n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू में आपको लिखना है यहाँ पर t। तो आपको देखना है n2 का मतलब क्या है, जितना गुना सवाल के अंदर करवाना चाह रहा है धन को उसको रखते हैं। सवाल के अंदर 2 गुना तो पहले ही हो चुका है, 8 गुना करवाना चाह रहा है। तो जितने गुना करवाना चाह रहा है 8 गुना, तो हम n2 की जगह लिखेंगे 8 -1 करेंगे, और 2 गुना वो हो चुका है तो इस n1 की जगह हम लिखेंगे 2, उसके बाद -1, और गुना में जो t4 कितना टाइम ये दिया हुआ है 5, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 8 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 7, और गुना में ये वाला 5 ये लिखेंगे। इसके बाद इस 2 में से इस 1 को घटाएंगे तो बचेगा 1। अब क्या करना है, 7 की और 5 की गुना करेंगे तो होगा 35 वर्ष। तो 35 वर्ष के जो अंदर है वो धन 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस ट्रिक को क्या है आप राइट डाउन कर लेना, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए किसी एक क्वेश्चन में आप ट्राई करके देखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो अब बहुत ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ मैं, ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। देखना है कि 10,000 रुपये की राशि है, 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करना है। तो आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो मूलधन है हम इसको लिखेंगे 10,000। इसके बाद क्या करना है, ये जो 10% है हम इस 10% को क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1/10। इस 1/10 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर लेंगे। इस 1/10 के स्क्वायर को यह इस तरह से लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 10,000 और गुना में 1, इस 10 का स्क्वायर होगा 100। तो इस 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो बचा क्या 100। तो ये जो 100 होगा हमारा 10,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो इसमें क्या करना होता है, आपको पहले सबसे पहले मूलधन लिखेंगे। अगर 2 साल है तो ये जो दर है उसको 100 से भाग करो, जो आएगा उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी है। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा बिल्कुल वही हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। तो आप देखना कहीं भी यूट्यूब पर आपको ये ट्रिक नज़र नहीं आएगी। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन थर्ड में लिखा हुआ है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यह एक खंबे को कितने समय में पार करेगी। तो आपको क्या दिया हुआ है, समय निकालने के लिए आपको ट्रिक लगानी है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे में लिखेंगे चाल। तो सबसे पहले क्या करना है, जब रेलगाड़ी किसी भी खंबे को, आदमी को, सिग्नल को पार करती है तो हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को देख लेते हैं। खंबे को पार करने के लिए ना रेलगाड़ी जो है अपनी ही लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो यहाँ पर दूरी 150 है और जो उसकी चाल है वो है 54 किमी प्रति घंटा। चाल लिखेंगे 54। अगर जो हमारी दूरी है वो मीटर में है तो ये जो किमी प्रति घंटा लिखा है इसको बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में, यानी कि 5/18 से गुना करते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखना, अगर रेलगाड़ी की जो चाल है 54 किमी प्रति घंटा, ये किमी प्रति घंटा दी गई है, किमी प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए उसको 5/18 से गुना करते हैं। तो सबसे पहले 18 कम 18, 18 तिया 54, यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद ये जो 150 है 150 इसको लिखेंगे, और इस 3 की और 5 की गुना करेंगे। 3 और 5 की गुना होगी 15, इस 15 से भाग करेंगे, 15 धाम 150। तो 10 सेकंड का जो है समय लगेगा। अब 10 सेकंड जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिनों में। यदि वे 4 दिन तक काम एक साथ करते हैं तो काम का कितने अंश शेष बचेगा। आपको ध्यान से देखना है, ए जो है उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है,
बी उसी कार्य को 18 दिन में 4 दिन तक दोनों ने काम किया है, तो कितना शेष बच गया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उन्होंने 4 दिन के अंदर कितना काम किया। तो इसका जो 4 दिन तक काम किया, तो हम ए के लिए कितना लिखेंगे, 4 पहले लिखेंगे क्योंकि उसने 4 दिन तक काम किया। 12 दिन के अंदर वो काम कर सकता है, इसलिए लिखेंगे 12 को बटे में प्लस। इसी तरह से बी ने 4 दिन काम किया तो 4 लिखेंगे, और इसके बाद ये 18 दिन में कार्य कर सकता है तो यहाँ पर लिखेंगे 18। इसके बाद क्या करना है, इस 12 का और 18 का एलसीएम लेंगे जो कि होगा 36। इस 12 से 36 लाना है, 12 या 36, 3 बार टेबल पढ़ा तो 3 की यहाँ गुना करेंगे इस 4 में, 3 चौक 12। इसके बाद इस 18 से 36 लाएंगे, 18 दूनी 36, 2 बार टेबल पढ़ा तो 4 की गुना 2 से करेंगे, होगा 4 दूनी 8। अब इस 12 को इस 8 के साथ जोड़ेंगे तो होगा 20 और बटे में ये 36। तो इतना काम तो उन्होंने 4 दिन के अंदर कर लिया है। अब बचा कितना, हम क्या करेंगे, शेष कार्य निकालने के लिए क्या करना है, शेष कार्य। तो शेष कार्य निकालने के लिए आपको देखना है ये जो नीचे वाला 36 है, इस 36 में से सीधा इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे 20 को। यदि 36 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 16 भाग कार्य, क्योंकि 36 कार्य में से 20 भाग कार्य हो चुका है तो बचा 16, और ये 36 ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे। दोनों को 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16 या 4 एकम, या 16 को हम 4 से भाग करते हैं, 4 चौक 16, और 4 से यहाँ भाग करेंगे, 4 नम 36। तो 4/9 भाग कार्य जो है वो बच गया है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। उसने 178 अंक प्राप्त किए और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। आपको देखना है कि उसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, 178। तो सबसे पहले हम कितने लिखेंगे, 178। वो फेल कितने अंकों से हुआ है, 22 अंकों से। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 22 और डाल देते हैं, तो ये टोटल कितना होगा, ये हो जाएगा 200। यानी 178 अंक उसे टोटल मिले हैं और 22 अंकों से वो फेल हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पास होने के लिए 200 अंक उसे चाहिए। और सवाल के अंदर कहा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता होती है। यहाँ पास होने के लिए 200 नंबर की आवश्यकता है, जबकि परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 40% अंकों की आवश्यकता है। सवाल के अंदर कहा गया है कुल अंक ज्ञात करना। ये 40% जो है ये 200 नंबर के बराबर है, ये वाला 40%। तो अगर 40% 200 नंबर के बराबर है तो सवाल के अंदर कुल अंक का मतलब होता है 100% कितने के बराबर है, तो लिखेंगे 100% बराबर ये वाला 200 लिखेंगे, इसके बटे में ये वाला 40, और जितना परसेंटेज हमें निकालना है हम उससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले भाग करेंगे 40 एकम 40 और 40 पंजे 200, तो यहाँ पर आएगा 5 और गुना ये वाला 100, तो 100 गुना 5 होगा 500। तो परीक्षा के अंदर जो कुल अंक हैं वो थे 500, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि इसका परिमाप 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। इस सवाल के अंदर कहा गया है लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है 3:2 और ये परिमाप दिया हुआ है। तो ये जो परिमाप दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, क्योंकि परिमाप का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई का जोड़। तो ये इधर की लंबाई और इधर की लंबाई, इधर की चौड़ाई और इधर की चौड़ाई, टोटल सबका जो जोड़ है 100 है। इसमें ये भी लंबाई और ये भी लंबाई शामिल है, ये चौड़ाई और ये चौड़ाई शामिल है। यदि हम इसका हाफ कर दें तो क्या होगा, ये 50 जो होगा वो एक साइड की लंबाई और एक साइड की चौड़ाई का ही जोड़ होगा। अब लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है यहाँ पर 3 और 2 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी 3:2, इसको लिखेंगे 5। ये जो 5 है इस 50 के बराबर है, तो लिखेंगे 5 बराबर 50। तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, 3 की वैल्यू कितनी होगी, लिखेंगे 50 बटे में ये वाला 5 और गुना में 3। 5 धाम 50, यहाँ 10 और 10 की 3 से गुना करेंगे तो 30 मीटर जो होगी इसकी होगी लंबाई। यदि हम इस 2 की वैल्यू निकालते हैं तो 2 की वैल्यू जो होगी इसी 10 के साथ हम 2 से गुना करेंगे, 10 गुना 2 तो होगी 20 मीटर। तो 20 मीटर जो है इसकी क्या है, चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा तो क्षेत्रफल को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू होगा एल गुना बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई है हमारी 30 मीटर और चौड़ाई आई है हमारी 20 मीटर। दोनों की गुना करेंगे तो 3 की 2 से गुना करेंगे होगा 6, ये 2 जीरो ऐसे ही लगाएंगे
तो होगा 600 वर्ग मीटर। तो इसलिए 600 वर्ग मीटर जो होगा हमारा ऑप्शन होगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, यदि इस पर 20% और 10% की दो क्रमिक छूट दी जाती हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि 10% और 20% और 10% की दो छूट दी जाए तो जो टोटल छूट होगी वो होगी 28% की। ठीक है, अगर 100% में से हम क्या करते हैं, 100% में से 28% की छूट देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, ये होगा हमें 72%, यानी 72% पर वो वस्तु बेच दी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस 2000 का 72% निकालते हैं, लिखेंगे 2000 गुना 72 बटे में लिखेंगे 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगी, इससे ये कैंसिल आउट होगी। अब इस 20 की और इस 72 की दोनों की गुना करेंगे तो 72 की 2 से गुना होगी, 72 दूनी हो गई 144। ये जीरो ऐसे ही लगाएंगे तो 1440 जो होगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर लिखा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है सीपी माइनस एसपी और बटे में एसपी गुना में 100। अगर सवाल के अंदर लिखा जाए कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है तो हम सीपी माइनस एसपी बटे एसपी गुना 100 करेंगे, जहां सीपी क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य, एसपी क्या है, विक्रय मूल्य। तो सीपी कितना लिखेंगे यहाँ पर 15, इस सीपी की वैल्यू लिखेंगे 15, ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे। एसपी की वैल्यू कितनी है, ये 12 लिखेंगे, और ये जो एसपी है वापस यहाँ 12 लिखेंगे और गुना में लिखेंगे 100। तो सबसे पहले क्या करना है, इस 15 में से 12 को घटाएंगे तो बचेगा 3, और बटे में ये वाला जो 12 है इसको लिखेंगे यहाँ और गुना में लिखेंगे 100। इस 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ 1 आएगा और 3 चौक 12, यहाँ पर आएगा 4। अब इस 4 से 100 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, और 4 से जब 100 को भाग करेंगे तो होगा 25%। तो 25% जो होगा हमारा वो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी बी ही ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं 9 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 3:7 हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 30 लीटर दिया हुआ है इसको लिखेंगे, और पानी और दूध का जो अनुपात है वो कितना, 7 और 3। तो हम क्या करेंगे, इस 7 और 3 को ऐड करेंगे जो कि होगा 10। तो इस 10 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, और 10 से डिवाइड करने पर आएगा यहाँ पर 3। अब इस 3 से क्या करना है, एक बार 7 से गुना करेंगे और एक बार 3 से गुना करेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर लिखा है पहले दूध, तो हम दूध को क्या करते हैं, m लिख लेते हैं, m फॉर मिल्क। कितना होगा, ये 7 का, इस 7 की जितना डिवाइड करने के बाद 3 आया, इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 21। इसके बाद लिखा है पानी, पानी को हम वाटर W लिख लेते हैं, ये कितना है 3 के रेशो में, तो यहाँ लिखेंगे 3, और ये जो डिवाइड करके 3 आया, इस 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। तो हमारा जो 21 लीटर है वो तो है दूध, और 9 लीटर जो है ये है पानी। अब सवाल के अंदर बताया गया है कि हमें इस रेशो को कितना बनाना है। हम सबसे पहले इस 21 को लिखेंगे इस तरह से, और जो 9 आया था इस तरह से लिखेंगे। सवाल के अंदर कहा गया है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि यह अनुपात 3:7 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 और 7 को ऐसे ही यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है, ये है हमारा दूध, ये मिल्क था, और ये हमारा वाटर था। अब सवाल के अंदर कहा गया कितना पानी और मिलाया जाए, तो पानी हमारा 9 है, हम क्या करेंगे, इस 3 से सामने डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। इसके बाद इस 7 की, इस 7 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, 7 की 7 में मल्टीप्लाई करने पर कितना होएगा, ये होगा 49। तो 49 क्या है, हमारा टोटल मिश्रण है। अब इस मिश्रण में से क्या करना है कि आपको जितना हमारा पहला पानी था उस पानी को कितना था, ये 9 लीटर था, यहाँ पर 9 घटाएंगे, 49 माइनस 9 करेंगे तो होगा 40 लीटर। तो 40 लीटर जो है उसके अंदर और हमें मिलाना होगा, 40 लीटर ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 के अंदर लिखा हुआ है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी। तो सबसे पहले आपको देखना है पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का जोड़ है वो कितना है, 60। ये हमारा वर्तमान योग है। सवाल के अंदर कहा गया 6 वर्ष पहले,
पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी थी, 5 गुनी थी। ये 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है, तो हम इसमें से 6 पिता की और 6 पुत्र की घटाएंगे, तो टोटल एज 60 में से 6 पिता की 6 पुत्र की घटाएंगे तो बचेगी 48। जिस समय ये अनुपात की बात कर रहा है 6 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, यहाँ पर बताया 5 गुनी। तो हम क्या करेंगे, इसको 5 और 1 के रेशो में तोड़ेंगे। सबसे पहले इस 48 को क्या करना है, 5 और 1 6 से भाग करेंगे, तो लिखेंगे 6 × 48। इस 48 की एक बार 5 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 8 × 5 तो होगा 48, और एक बार 8 की 1 से गुना करेंगे तो होगा 8। अब इसमें क्या है कि सवाल के अंदर कहा गया 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु, तो पुत्र यहाँ पर 8 साल का, 6 ये और 6 ये, तो 12 जोड़ेंगे हम तो हो जाएगी टोटल 20 वर्ष। तो 20 वर्ष जो होगा हमारा ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।